अजी मैंने कहा जी गुड मॉर्निंग बनारस। तब बताइए भाई क्या हाल चाल है। मौसम के बारे में ना ही पूछना है और ना ही कुछ कहना है बनारस, क्योंकि फिर वही दुखती नस पे हाथ रख देने वाली बात हो जाएगी, है ना। बस यही कहूंगी कि हरा भरा खाइए और हरा भरा अपने पास को रखिए। अच्छा बनारस, कभी कभी कितना अजीब लगता है ना। I mean, कितनी अजीब बात है। हमें अक्सर स्कूल में फिंगर ऑन योर लिप्स, चुपचाप बैठे रहो, ये कहा जाता है। लेकिन स्कूल के बाहर ही जैसे ही असल दुनिया में पांव रखते हैं हम, पढ़ाई पूरी करते हैं, नौकरी शुरू होती है, तब ये पता चलता है कि कभी भी फिंगर ऑन द लिप्स नहीं होना चाहिए। क्योंकि अगर आप चुप रह गए, आपने बोला नहीं, तो आपको कुछ मिलेगा नहीं। हर काम का एक दाम होता है। एक 22 साल का लड़का है, उसने अपनी अब तक की जिंदगी में बहुत बेहतरीन तरीके से काम किया, बहुत तारीफें बटोरी। लेकिन एक दिन उसके घर में एक तकलीफ ऐसी आई कि उसे पैसे मांगने पड़े। उसने आज तक कभी तनख्वाह के लिए आवाज नहीं उठाई थी। अब उसे लगा कि आज नहीं तो कब। आखिर मैं इतनी ईमानदारी से अपना काम करता हूं, इस काम की एक कीमत है, वो कीमत मुझे क्यों नहीं दी जाती? आखिर मैं क्या उस दाम के लायक नहीं? लेकिन ऐसा नहीं है। दिक्कत इस बात की है कि उसने आज तक कभी बोला ही नहीं था। बोलना पड़ता है। बच्चे को जब भूख लगती है तो ये माँ को तब पता चलता है जब बच्चा रोता है। बहुत बेसिक सा एग्जाम्पल है ये, बट सच्चाई है इसमें। इसलिए हमारे स्कूल्स में हमें फिंगर ऑन द लिप्स नहीं सिखाना चाहिए। वी शुड रादर टीच देम टू स्पीक। बोलना बहुत जरूरी होता है हर जगह। आवाज और जुबान ऊपर वाले ने दी ही इसीलिए है। बस उसे 32 दांतों के बीच हिफाजत में इसलिए रखा है कि उसे नाप तौल के इस्तेमाल करना होता है, पर बोलना पड़ता है। कहीं जाइएगा नहीं, मिलती हूँ थोड़ी देर में। स्टे ट्यून्ड टू आपकी वाणी आकाशवाणी, मेरे यानी सना के साथ। गुड मॉर्निंग बनारस। हाँ जी, वेलकम बैक टू बनारस नंबर 1 रेडियो शो गुड मॉर्निंग बनारस, ओनली ऑन वर्ल्ड्स नंबर 1 रेडियो स्टेशन, आपकी वाणी आकाशवाणी। स्टूडियो की घड़ी में बज चुके हैं 7। तारीख है आज 17 मई 2023 और दिन है आज बुधवार का। तो चलिए फटाफट से इस सफर का आगाज करते हैं आज और देखते हैं क्या हो रहा है देश दुनिया और अपने शहर बनारस में खास। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के मनोविज्ञान विभाग की सीनियर रिसर्च फेलो ऐश्वर्या जायसवाल को ब्रिटिश साइकोलॉजिकल सोसाइटी BPS का प्रतिष्ठित बर्सरी अवार्ड प्रदान किया जाएगा। जी हां, उन्हें जुलाई में ब्रिटेन के ब्राइटन में आयोजित यूरोपियन कांग्रेस ऑफ साइकोलॉजी में अपना शोध प्रस्तुत करने के लिए आमंत्रित किया गया है। सो कांग्रेचुलेशंस टू ऐश्वर्या जायसवाल। इसके अलावा नगर निकाय चुनाव खत्म होने के साथ ही वाराणसी विकास प्राधिकरण अवैध निर्माण करने वालों पर शिकंजा कसने जा रहा है। जी हां, VDA उपाध्यक्ष अभिषेक गोयल जी ने सभी जोनल ऑफिसर्स से अपने अपने क्षेत्र में हुए अवैध निर्माणों की सूची बनाने को कहा है। टॉप 10 की सूची अलग से बनाने को कहा गया है, जिससे उसी हिसाब से कार्यवाही की जा सके। इसके अलावा भारतीय अभिनेत्री शिफाली शाह और अभिनेता जयदीप अहलावत को न्यूयॉर्क भारतीय फिल्म महोत्सव 2023 में शीर्ष पुरस्कारों से सम्मानित किया गया। शिफाली शाह और जयदीप अहलावत को महोत्सव की उद्घाटन फिल्म 3 ऑफ अस के लिए क्रमशः सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री और सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के पुरस्कार से नवाजा गया है। फिल्म के निर्देशक अविनाश अरुण धावरे को भी शीर्ष पुरस्कार से सम्मानित किया गया। बता दूं आपको कि ये महोत्सव 11 से 14 मई तक चला। इस वर्ष इस महोत्सव में नाटक, वृत्तचित्र और लघु फिल्मों समेत समकालीन भारतीय सिनेमा को प्रदर्शित करती 35 फिल्में दिखाई गई। इसके अलावा लाल बहादुर शास्त्री इंटरनेशनल एयरपोर्ट से गो फर्स्ट की उड़ानें 23 मई तक रद्द कर दी गई हैं। जी हां, जिन यात्रियों ने पहले टिकट बुक करा लिया था उन्हें दूसरे विमानन कंपनी के टिकट खरीदने पड़ रहे हैं। इससे यात्रा महंगी हो गई है। वाराणसी एयरपोर्ट से गो फर्स्ट की 3 उड़ानें हैं जो कि लंबे समय से रद्द चल रही हैं। विमान मुंबई, अहमदाबाद और बेंगलुरु के लिए उड़ान भर रहे थे। अब अहमदाबाद की एक ही उड़ान सेवा है। यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है और मुंबई और बेंगलुरु की उड़ान सेवाएं भी कम हो गई हैं। इसके साथ ही राजघाट स्थित सर्व सेवा संघ परिसर में बने गांधी विद्या संस्थान की लाइब्रेरी को बीते सोमवार को जिला प्रशासन की मौजूदगी में राष्ट्रीय इंदिरा गांधी कला केंद्र के हवाले कर दिया गया। जी हां, इस दौरान जिला प्रशासन की टीम को हल्के प्रतिरोध का सामना करना पड़ा। कमिश्नर कौशल राज शर्मा सर ने करीब 10 वर्षों से बंद गांधी विद्या संस्थान की लाइब्रेरी को राष्ट्रीय इंदिरा गांधी कला केंद्र को सौंपने के लिए सिटी मजिस्ट्रेट ACP कोतवाली और आदमपुर की संयुक्त टीम गठित की थी।
इसके अलावा G20 सम्मेलन के पहले काशी को भी तमिलनाडु और गोवा की तरह चमकाया जाएगा। जी हां, इस पर केंद्र सरकार के विशेष सचिव मुक्तेश परदेशी और प्रदेश के प्रमुख सचिव नगर विकास अमृत अभिजात ने इस पर मोहर लगा दी है। जी हां, और देखिए हमारा बनारस हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी सर का संसदीय क्षेत्र भी है, इसलिए भाई तैयारियां तो हाई लेवल की होनी ही चाहिए। काशी में जो व्यवस्था होगी उसका संदेश पूरी दुनिया में जाएगा। इस सम्मेलन में अलग अलग देशों के मंत्री और विशेष प्रतिनिधि हिस्सा लेंगे, इसीलिए इससे पहले ही शहर को सजाया और संवारा जाना है। इसके अलावा अपने शहर के कैंट रेलवे स्टेशन पर हेल्थ एटीएम पर लोगों के स्वास्थ्य जांच की सुविधा शुरू हो गई है। जी हां, यहां वजन, रक्तचाप, खून संबंधी अलग अलग जांच अब लोग निःशुल्क करा सकेंगे। महज 5 मिनट में रिपोर्ट भी मोबाइल पर मिल जाएगी। यहां हेल्थ डिपार्टमेंट की ओर से एक कर्मचारी की तैनाती की जाएगी। डॉक्टर संदीप चौधरी जी ने बताया कि कैंट रेलवे स्टेशन के अलावा मंडलीय अस्पताल सहित 14 स्थानों पर ये हेल्थ एटीएम लगवाए जा रहे हैं। एंड दैट्स अ रियली गुड इनिशिएटिव बनारस। तो आप सब भी जाइए और इस हेल्थ एटीएम का लाभ उठाइए। तो जी, ये रहा देश, दुनिया और शहर बनारस का हाल समाचार। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द हिस्ट्री एंड स्पेशल इवेंट्स ऑफ टुडे, दैट इज 17th of May। ईयर 1975 में जापानी महिला श्रीमती जुनको तैबई माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम महिला बनी। ईयर 1987 में सुनील गावस्कर ने टेस्ट क्रिकेट से संन्यास लिया। इंडियन बॉक्सर्स ने ईयर 2010 में कॉमनवेल्थ बॉक्सिंग चैंपियनशिप के सभी 6 स्वर्ण पदक जीत लिए। देश के सबसे पुराने पारंपरिक खेल कबड्डी को बढ़ावा देते हुए पंजाब सरकार ने साल 2010 में कबड्डी विश्व कप का आयोजन करने की घोषणा की थी। इसके अलावा साल 1865 में आज ही के दिन यानी 17 मई को विश्व संचार दिवस यानी वर्ल्ड टेलीकम्युनिकेशन डे मनाने की शुरुआत हुई। जी हां, और आज के दिन दुनिया भर में टेलीकम्युनिकेशन के महत्व को संवेदनशील बनाना और इससे जुड़ी नवीनतम प्रौद्योगिकियों व उनके उपयोग को प्रचारित करना है। विश्व स्तर पर दूरसंचार के विकास और उसके सुधार के लिए समर्पित होता है ये दिन, और विभिन्न विषयों पर विशेष वेबिनार, सेमिनार, सम्मेलन, लेख, कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। इसके जरिए लोगों को दूरसंचार के विभिन्न पहलुओं के बारे में जानकारी प्राप्त होती है और इसके महत्व को समझाया जाता है। इसके साथ ही बर्थडेज की बात करूं तो ईयर 1951 में आज ही के दिन जाने माने गजल गायक पंकज उदास का जन्म और हिंदी सिनेमा की प्रसिद्ध अभिनेत्री प्रीति गांगुली का जन्म आज ही के दिन ईयर 1953 में हुआ। सो दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज स्पेशल इवेंट्स एंड हिस्ट्री। हाँ जी, बनारस वासियों, देखिए भाई, इस वक्त ये दोपहर में तो मतलब घर से निकलना एकदम मुश्किल हो गया है। 41-42 डिग्री सेल्सियस से नीचे तो मतलब बात ही नहीं हो रही है। लगता है बनारस ऊपर वाले ने भी कसम खा ली है कि हमारे आधार कार्ड से हमारी शक्ल टैली करवा कर ही मानेंगे। वेल, जोक्स अपार्ट, बनारस वी नीड टू टेक केयर, बहुत ज्यादा जरूरी है। तो बस इसी बात पे हीट स्ट्रोक जैसी समस्या से कैसे करें अपना बचाव, ये बताने के लिए इस वक्त मेरे साथ जुड़ चुके हैं होम्योपैथी कंसल्टेंट डॉक्टर विनय कुमार पांडे सर। तो आइए सुनते हैं वो हमें क्या बता रहे हैं। नमस्कार श्रोताओं, मैं हाजिर हूं आपके सेहत का दोस्त डॉक्टर वीके पांडे, होम्योपैथिक विशेषज्ञ सिगरा वाराणसी। दोस्तों, आजकल गर्मियों में एक बहुत बड़ी समस्या आ रही है जिसको हम हीट स्ट्रोक कहते हैं। स्पेशली नॉर्थ इंडिया में जहां पर बहुत कड़ाके की गर्मी पड़ती है, यह देखने को मिलता है। हीट स्ट्रोक, जिसको कि हम अपनी भाषा में लू लगना कहते हैं, इसमें शरीर के अंदर बहुत गर्मी महसूस होने लगती है, शरीर का तापमान बढ़ जाता है और हमारे हार्मोन्स नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट नहीं कर पाते हैं। ऐसी स्थिति में इंसान परेशान हो जाता है। इसके साथ ही शरीर में हमारे वाइटल ऑर्गन्स का काम भी असंतुलित हो जाता है। अगर इसको ठीक से मैनेज ना किया जाए तो कई बार मरीज की डेथ भी हो जाती है। लू लगने के लक्षण क्या हैं? लू लगने की अवस्था में शरीर की कोशिकाओं में बहुत तीव्र स्तर की उष्मा प्रवेश कर जाती है, जिसको कोशिकाओं के द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है, जिस कारण सिर में बहुत तेज दर्द होने लगता है। ऐसा लगता है जैसे सिर फट जाएगा। शरीर में कंपन होने लगती है। हीट स्ट्रोक की कंडीशन में जो सबसे बड़ी बात होती है वह है इसमें पसीना आना बंद हो जाता है। छूने पर स्किन गर्म तथा शुष्क लगती है। उल्टी जैसी टेंडेंसी होने लगती है। हृदय की धड़कन भी बहुत तेज बढ़ जाती है। ऐसा लगता है सांसें बहुत तेज चल रही हों। चेहरे पर सूजन हो जाता है, ऐसा प्रतीत होता है। बहुत बेचैनी होती है। कई बार चक्कर खाकर इंसान अचेत भी हो जाता है। पेशाब आउटपुट कम हो जाता है। शरीर में हीट स्ट्रोक कब लगता है? जब बहुत अत्यधिक गर्मी पड़ रही है, जिसमें आप घूम रहे होते हैं, पेट खाली होता है, शरीर में पानी की कमी होती है। ऐसी स्थिति में बहुत सारी उष्मा शरीर में प्रवेश कर जाती है और आप उससे प्रभावित हो जाते हैं।
लू से बचाव के उपाय क्या हैं? हीट स्ट्रोक हो जाने पे सबसे पहला काम है उस पेशेंट को ठंडी जगह पर लेकर जाएं। अगर संभव हो तो आप उसको एसी कमरे में रखें, नहीं तो किसी पेड़ की छांव में रखें अथवा किसी कमरे में पंखा चलाकर रखें। कोल्ड स्पंजिंग भी कर सकते हैं। आइस पैक का इस्तेमाल करें। संभव हो तो पानी के टब में सिर छोड़कर बाकी शरीर को भिगो करके रखें, जिससे कि उसके शरीर के अंदर प्रवेश की हुई उष्मा कम हो सके। दूसरा, मरीज के शरीर के ऊपर कम से कम कपड़ों को रखें, जितना हो सके उसके शरीर को खुली हवा में रहने दें ताकि शरीर से उष्मा बाहर निकल सके। इसके बाद जैसे ही पेशेंट थोड़ा सेटल हो जाए उसको पानी पिलाएं, शिकंजी पिलाएं, नारियल पानी दें, उसको हाइड्रेट करने की कोशिश करें। कोशिश करनी है कि पेशेंट को बुखार न आने पाए। बुखार होने पर टॉवेल को पानी में भिगो करके उसके फोरहेड पर कोल्ड स्पॉन्जिंग करिए। अत्यधिक गर्मी पड़ने की स्थिति में धूप में निकलने से बचें। अगर निकलना आवश्यक है तो अम्ब्रेला तथा सन गॉगल्स का प्रयोग करें। भरपेट पानी पीकर निकलें। अधिक से अधिक फ्रूट्स का इस्तेमाल करें, जूस का इस्तेमाल करें, हरी सब्जियों का प्रयोग करें। चाय, कॉफी, अल्कोहल, सोडा, तेल, घी और मसालेदार भोजन का सेवन न करें। कच्चे आम को पकाकर उसका पन्ना पिएं। चने के सत्तू का शरबत प्याज के साथ मिलाकर सेवन करें। नींबू पानी का प्रयोग अत्यधिक मात्रा में करें। चिकित्सक होने के नाते मैं आप सभी को एक अचूक और रामबाण होम्योपैथिक औषधि बताना चाहूंगा जो लू से बचाव में बहुत कारगर है। ग्लोनाइन 200 नाम की यह दवा की 4 बूंद सुबह और रात गर्मियों में अगर ली जाए तो हीट स्ट्रोक होगा ही नहीं। लू लगने के पश्चात की परेशानी से निपटने के लिए होम्योपैथी में अत्यंत कारगर दवाइयां उपलब्ध हैं। ऐसी स्थिति में किसी योग्य होम्योपैथिक चिकित्सक के परामर्श से दवाओं का सेवन करें, आपको बहुत जल्दी फायदा होगा। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। जिंदगी अनमोल है। अपना तथा अपनों का ख्याल रखिएगा तथा बताए सुझावों पर अमल करिएगा। इसी के साथ आप सभी धैर्यशील सुधी श्रोताओं को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच सर फॉर ज्वाइनिंग अस। हाँ जी बनारस, देखिए उत्तर प्रदेश का पर्यटन नई ऊंचाइयों पर पहुंच रहा है। जिस प्रकार अयोध्या अपने विश्व स्तरीय बुनियादी ढांचे और सुविधाओं के साथ पहले से ही पर्यटकों को लुभाता आ रहा है, तो वहीं हमारे पवित्र शहर बनारस का भी कायाकल्प हो रहा है। लेकिन बनारस तो अपने आप में ही दुनिया का सबसे पुराना शहर है। लेकिन वो कहते हैं ना कि चीजें कितनी भी एडवांस्ड हो जाएं, पर ऐतिहासिक चीजों की बात ही अलग है। समृद्ध संस्कृति, कला और परंपरा को अपने आप में समेटे हुए आज भी प्राचीन इमारतें खड़ी हैं। ऐसे ही शानदार इमारतों में से एक है गंगा किनारे स्थित 17वीं शताब्दी में निर्मित आलमगीर मस्जिद। जी हां, धार्मिक इमारत होने के बावजूद इस मस्जिद का कलात्मक पक्ष बेजोड़ है। जी हां, मुगल सल्तनत में गंगा किनारे निर्मित ये मस्जिद उस दौर के उत्कृष्ट कला का एहसास कराती है। मस्जिद की दीवारों पर किए गए फूल पत्तियों के अलंकरण बेहद आकर्षक लगते हैं। इस मस्जिद की सबसे बड़ी खूबसूरती इसकी 232 फीट की मीनारें थीं जो अब टूट चुकी हैं। एक मीनार 1956 में रखरखाव के अभाव में टूट गई, तो दूसरी को 1958 में किन्हीं कारणों से तुड़वा दिया गया। मस्जिद की ऊंची मीनारों को देखकर भारतेंदु हरिश्चंद्र की इन मीनारों पर लिखी लाइनें भी बिल्कुल सच ही लगती हैं कि मस्जिद की ये मीनारें बनारस के 2 हाथ, जो ऊपर वाले से दोनों हाथ उठाकर दुआ में कुछ मांग रही हैं। वाह! इस मस्जिद के गुंबद के निर्माण में स्थापत्य कला का नायाब नमूना इस्तेमाल किया गया है। मस्जिद के हर हिस्से को उत्कृष्ट बनाने का पूरा प्रयास किया गया है। गंगा किनारे बने घाटों के बीच ये मस्जिद अपनी खास पहचान रखती है। गुंबद से लेकर दीवारों पर की गई महीन कारीगरी इसके कला का बखान करती है। मस्जिद की छत के भीतरी हिस्से में की गई कारीगरी अपने आप में खास है। ये हमारे पूर्वजों की विरासत है बनारस, जिसे संभाल कर रखना हमारी जिम्मेदारी है ना? तो कभी वक्त मिले तो यहाँ जाइएगा जरूर। एंड वन मोर इम्पोर्टेंट थिंग बनारस, कि आपको हमारे प्रोग्राम्स कैसे लग रहे हैं। प्लीज डू शेयर योर वैल्यूएबल व्यूज ऑन pkldair@varanasi@gmail.com, जिसका हमें हमेशा बेसब्री से इंतजार रहता है। और इसके अलावा आप हमारे फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो वाराणसी को फॉलो कीजिए, लाइक कीजिए, कॉमेंट कीजिए और अपने सुझाव हमसे साझा कीजिए। सो बनारस, अब छोड़े जा रही हूँ आपको विद दिस ट्रैक। मिलूंगी आपसे 8:45 पर मधुरिमा के साथ। अब से थोड़ी देर में यानी
7:20 से प्रादेशिक समाचारों का सिलसिला जारी रहेगा, जिसे हम अपने लखनऊ केंद्र से रिले करेंगे। सो नाउ दिस इज सना हेडिंग ऑफ। खुश रहिए, प्यार बांटिए और 24 घंटों में किसी ना जानने वाले की खुशियों की वजह बनिए। जैसा कि मैंने हमेशा कहा है, कहती हूँ और कहती रहूंगी भी कि बहुत सुकून मिलेगा, ट्राई जरूर कीजिएगा। चलती हूँ, टाटा बाय बाय, दुआओं में याद और अपना ख्याल रखिएगा। सी यू एट 8:45। बाय बाय। मोरा सजना बनारसिया, मोरा सजना बनारसिया, मोरा सजना बनारसिया, मोरा सजना